Welcome to Justice for All. Today I'm here with one of the very interesting topic. We will talk about anti-harassment laws in Pakistan. Our chief guest is very renowned personality. Barrister Zara Seher Rayani is with me. She is currently Assistant Attorney General as well as she is a partner at Zara Seher Rayani and Associates Law Firm. सो ज़रा नॉर्मली जब हम हरेसमेंट की बात करते हैं तो देयर इज़ अ जनरल व्यू दैट कि हरेसमेंट सिर्फ फिजिकली होगा, लेकिन डेफिनेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्रॉड है. उसमें हमारे पास वर्बल भी है, ठीक है, नॉन वर्बल भी है, सेक्सुअल भी है, नॉन सेक्सुअल भी है. इसके अलावा कोई इस तरह का एनी थिंग विच इज़ क्रिएटिंग हर्डल इन द गुड परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क कम्स अंडर द डोमेन ऑफ द हरेसमेंट. सो हमारे पास बहुत सारे लेजिस्लेशंस भी है, जैसे 2010 एक्ट. सो different laws are existing at the provincial level as well as the federal level. According to your opinion, उसकी legal implication किस level तक है? So firstly, thank you for having me on the podcast. Actually, it's a very interesting question. देखिए, harassment against women at the workplace 2010 की एक्ट आई, उसके बाद 2022 में उसमें अमेंडमेंट भी आई और उस अमेंडमेंट के तहत उसका स्कोप ब्रॉडन हो गया. सो एज यू सेड, इट्स नॉट ओनली हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन, वो हरासमेंट अगेंस्ट मेन भी हो सकता है, अगेंस्ट ट्रांसजेंडर्स भी हो सकता है. वर्क प्लेस पे जो सेड इट्स नॉट ओनली सेक्सुअल, इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ हरासमेंट. किसी को इक्वल पे नहीं मिल रही है, जेंडर बेस्ड हरासमेंट, किसी को प्रमोशन नहीं दे रही क्योंकि बेस्ड ऑन द जेंडर. सो दैट इज समथिंग दैट हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड overall in the institutions also to understand कि अब ये हो नहीं सकता, and harassment is now a big topic. हर इंस्टीट्यूशन चाहती है कि वहाँ सेमिनार्स हों, वहाँ हरासमेंट के बारे में बताया जाए to the male and the female, and if they have transgender employees also. I think that is very important. डाउनसाइड्स भी हैं, लेकिन इससे काफ़ी डिफरेंस हुआ है सिंस 2010 और स्पेशली 2022 के अमेंडमेंट्स के बाद. ओके, अच्छा, नॉर्मली हमारे पास एक वो है ना कि हैरेसमेंट तो नॉर्मली हम कैटेगराइज करते हैं फीमेल, बट व्हाट अबाउट मेल जेंडर? सो उनके लिए क्या सेम यही प्रोसेस है या समथिंग अदर लेजिस्लेशंस एंड व्हाट्स द वे? सो इट्स द सेम. ओके, 2022 के बाद स्पेशली 2010 के बाद भी यू कुड इंक्लूड मेन इन द कैटेगरी अगर उनका हरासमेंट हुआ वर्क प्लेस पर. नाउ द ओनली थिंग इज कि व्हेन द प्रोसीजर इज सेम. आपका एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर आपकी कंप्लेंट कमेटी होती है, अब उसमें इंटरनल जो कमेटी कहलाती है दैट इज अंडर द लॉ. कभी कभी एक्सटर्नल कमेटी भी हो सकती है, दैट्स नॉट टेक्निकली अंडर द लॉ, बट इट इज़ समथिंग व्हिच इज थॉट के करने से एक बेहतर वो होता है कि आपने किसी को एक्सटर्नली बुलाया अपने मामलात को, अपने अफेयर्स को ऑर्गेनाइजेशन की हैंडल करने के लिए. नाउ सो व्हाट हैपेंस, आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, एक हियरिंग होती है, उसकी मिनट्स ऑफ द हियरिंग भी होती है, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग. कंप्लेंट कहाँ फाइल करते हैं? यू हैव टू, द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो जब हम बात करते हैं एचआर हो गया, डिपेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्कूल्स में भी हो सकता है हरासमेंट नाउ, सो इट कैन बी एनीवेयर. एंड दैट वे उससे ये होता है कि आप पहले वहाँ इंटरनली आप करें, फिर एक इंटरनल कमेटी बैठती है, उसमें ख़वातीन भी होती हैं, वहाँ उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स होते हैं, एचआर हेड हो गया, सीईओ, डिपेंडिंग ऑन हू इट इज़, वो बैठते हैं, वो असेस करते हैं, वो पूरे मिनट्स ऑफ मीटिंग लेते हैं और फिर वो एक रिपोर्ट दी जाती है कि व्हाट दे थिंक हरासमेंट हुई है नहीं हुई है, क्या होना चाहिए. एंड व्हाट इन दिस प्रोसेस अगर विक्टिम सेटिस्फाई नहीं है, then they can go straight to the ombudsman, provincial or federal, depending on इदारा कौन सा है. Now another way of looking at it is कि external committee की जो मैंने बात की, हालांकि वो लॉ में ओपनली नहीं है, but if you have the external committee, then आपका एक और स्टेप हो जाता है before going to the ombudsman. But usually people file straight complaints to the ombudsman, depending provincial या federal, depending के इदारा. ओके, और पूरे प्रोसेस में टाइम पीरियड कितना लगता है? देखिए, वो डिपेंड करता है इंटरनल कमेटी का जो प्रोसेस है, वो तो डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग दे टेक टू असेस द कंप्लेंट और द इशू एट हैंड. जब उसके बाद जब आप ऑम्बुड्समैन के पास जाते हैं तो ऑम्बुड्समैन इज डायरेक्टेड कि विद इन अ सर्टेन अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम कि वो सुन के केस ख़त्म कर लें. और आजकल एक और तरीके के इश्यूज भी में आ रहे हैं, व्हिच इज़ दैट इवन दो वी हैव अ टाइम पीरियड, लेकिन बहुत सारी हमारी कंप्लेंट्स जो हैं वो
मेंटेनेबिलिटी पे एडमिट ही नहीं हो रही हैं बिफोर द ऑम्बुड्समैन. तो दैट इज समथिंग व्हिच इज नाउ एन इशू. Because as a lawyer representing clients who have been harassed in the workplace, उनके लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको, क्योंकि एक हमारे पास हाल में ही केस आया था जो एक इदारे के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करना चाह रही थी और उनका पे भी नहीं मिल रही थी उनको, यू नो, इक्वल पे डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी इयर्स शी इज़ गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन. एंड जो हमें मेंटेनेबिलिटी भी उन्होंने कहा कि आपका केस दर्ज नहीं हो सकता. एंड आई थिंक दैट वाज अनफेयर बिकॉज जेंडर बायसनेस तो है. ये भी था कि उनको जेंडर की बेसिस पे प्रमोट नहीं किया गया, लेकिन उनको इक्वल पे भी नहीं दी जा रही थी एंड दैट वाज बेस्ड ऑन द जेंडर, बट दैट वाज नॉट कंसिडर्ड. तो उसका फिर हमारा एक और तरीका ये था कि हम गवर्नर के पास जो है 30 डेज में वहाँ आप कंप्लेंट फाइल करते हैं. अगर वहाँ से भी आप खुश ना हो या आपकी डिले हो गया वगैरह, तो फिर एक हाई कोर्ट में पिटिशन आप फाइल कर सकते हैं. सो दैट इज द वे वी आर ऑन स्टेप 2 राइट नाउ टू सी क्या होता है. But what I'm saying is that is something with a real life example that I feel most complaints should be admitted, because देखिए बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए कोई कंप्लेंट फाइल करता है अपने इदारे के खिलाफ. एक सॉरी मैं आपको वो कर रही हूँ, लाइक नॉर्मली हेजिटेशन क्या आती है, बिकॉज एवरीवन इज नॉट दैट मच लाइक यू नो अवेयरनेस नहीं होती है फर्स्ट थिंग. दूसरा वो कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा होता है और आप इस तरह की बात करते हो तो रादर देन यू नो सपोर्ट करने के बजाय आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं. सो उस सिचुएशन में यू नो क्या व्हाट्स द बेस्ट वे टू डील विद दैट? द इशू इज जॉब सिक्योरिटी. सम पीपल हैव से कि इस जॉब से मुझे निकाला जाएगा अगर मैं कंप्लेंट फाइल करूंगी या करूंगा. सो इट इज स्कैरी राइट, बिकॉज आप एक इदारे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं. ऑल द मोर रीजन कि जब आप ऑम्बुड्समैन को अप्रोच करें तो वहाँ जाके आपके पास एटलीस्ट दर्ज करने का केस दर्ज करने का आपके पास वो मौका हो. आफ्टर दैट एविडेंस नहीं हो, केस आपके खिलाफ हो, दैट्स डिफरेंट, दैट्स अ डिसीजन. लेकिन विदाउट एविडेंस अगर अर्ली स्टेजेस पे ही किसी का भी कंप्लेंट उड़ा दी जाए या यू नो डिसमिस की जाए ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटेनेबिलिटी, तो जितनी हिम्मत उस आदमी या औरत ने इस्तेमाल करके वहाँ तक पहुँचे, इट ऑल गोज डाउन. Oh yes. You know, so I feel that first step is I think very yes. Difficult. Yes. But after that, if you're not getting you know anything, you know evidence नहीं है, नहीं चल सकता, you know whatever it may be, that's fine. लेकिन शुरू में ये मेरा पर्सनल नजरिया है कि नाइंसाफी थोड़ी सी ऐसे नहीं होना चाहिए. This should be admitted. Okay. And you know with the passage of time 2010 में हमारे पास एक्ट आया. उससे पहले लाइक हेरेसमेंट की मतलब अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन क्या डेफिनेशन चेंज हुई है? अब 2022 के अंदर अमेंडमेंट आई है, तो डेफिनेशन चेंज हुई या विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स रिमेन सेम बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी यू नो स्टफ आर इंक्रीजिंग? I think it's been broadened. The definition of harassment होता क्या है, किसको कौन harass कर सकता है, what the act encompasses. That's very important. तो 2022 के अमेंडमेंट में ये सबसे ज़्यादा वाज़ेह चीज़ है. It workplace है, right? What about you know apart from workplace? Is it applicable there or not? So even university could be a workplace. Yes, for teachers it is a workplace, but for even students, they can use this act and file against the university or whoever is harassing them. उनके खुद कॉलीग्स हों, जो असातिज़ा हों या उसके अलावा भी अगर उनके टीचर्स हों या यू नो whatever प्रिंसिपल हो या वहाँ पे कोई काम कर रहा हो, it could also involve them. Okay. I think यूनिवर्सिटी के अंदर you know basic training होनी चाहिए about the like basic awareness की what is harassment is. Normally यही होता है कि physical contact है तो बस वही harassment है, but there are different categories, right? And with the passage of time these rates are increasing, so we need is there any online portal जहाँ पर आप कर सको complaint वगैरह? So they say that Sindh has an online portal. I haven't used it. Is it effective or not? Punjab वाला is more effective. I Okay. feel. यहाँ पे वरना आप फिजिकली जाके फाइल कर सकते हैं. We did try doing something online पर शायद नहीं हुआ था. And then you could just go and physically आप complaint फाइल कर दें. Depending again कहाँ है. अगर prevention है तो it's in Sindhi Muslim and you could just Google the federal one also and that's it. Okay. So any recommendation कि you know एक्ट को किस तरीके से और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है? क्या आपको लूप होल्स नज़र आते हैं
कि इन लूप होल्स पे अगर थोड़ा सा काम करें तो उसको और ज़्यादा इफेक्टिव वे में यूटिलाइज कर सकते I हैं? think ये external committee वाली अगर हम बात डाल दें, it'll be very helpful. And in fact, it'll lower the burden of the ombudsman also. And the second thing, as I said, कि every person should have a right to at least be heard properly before their complaint is dismissed. I think that's very important because as I said earlier, also कि बहुत हिम्मत लगती है Yeah. फाइल करने के लिए. So किसी को इतना भी मायूस ना करना चाहिए, unless of course evidence किसी चीज़ आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ही तो आपको इंटरनली कितना प्रेशर आता है एंड यू आर टेकिंग स्टेप यू नो अ बिग स्टेप अगेन द ऑर्गेनाइजेशन. सो आपकी जॉब ऑलरेडी यू नो रिस्क में है और अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे इंटरनल प्रेशर और पॉलिटिक्स जिस तरीके से किसी भी इंटरनल डिपार्टमेंट में होता है तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए somebody is you know taking this step. So I think later on ये ease मिलना चाहिए. Absolutely. So thank you so much. It was such a productive and constructive discussion. इसी तरह हम आपको तंग करते रहेंगे. Thank you so much. My Allah pleasure. Hafiz. Thank you.